अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम कल के लेक्चर में जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 का पहला लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज उस सिलसिले में हमारा सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का। और आज के लेक्चर में हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक कल हमारा एक टॉपिक रिमेनिंग था जिसमें हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना था, दैट वाज कि किस तरह प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई है। आज हम वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि रिमेनिंग टॉपिक था, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स में इनिशियली अगर सेल के अंदर हम चेंजिंग की बात करें तो उस सिलसिले में 2 हाइपोथेसिस पेश किए जाते हैं, और उन दोनों हाइपोथेसिस में से एक जो है दैट इज सेड टू बी एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस और दूसरा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है। ये दोनों हाइपोथेसिस इस बात को शो करते हैं कि किस तरह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चेंजिंग हुई और उसके रिजल्टेंट में यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन हुई। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस सबसे पहले लाइन मार्गिलिस ने इसको पेश किया था। एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस के मुताबिक बेसिकली हुआ क्या, चेंज क्या हुआ। इनिशली प्लैनेट अर्थ के ऊपर, जैसा कि एवोल्यूशन में पहले भी पढ़ा कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, मींस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पहले मौजूद थे। उनमें से लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल ने जब इंजेस्ट करना शुरू किया या ईट करना शुरू किया एरोबिक बैक्टीरियम, ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरियम जब उसने इनटेक किया तो उसको डाइजेस्ट करने के बजाय उसने अपनी बॉडी के अंदर उसको स्टेबलाइज कर लिया। तो स्टेबलाइज करने की वजह से क्या हुआ कि वो उसकी बॉडी का पार्ट बन गया या उसके सेल का पार्ट बन गया और एक ऐसी ऑर्गेनेली में डेवलप हो गया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट थी। और हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनर्जी या पावर हाउस किसको कहा जाता है, जहाँ ये सारा रिएक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन लाइक स्ट्रक्चर की क्या हुई, डेवलपमेंट हुई विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस बिल्कुल इसी तरह बाकी तमाम ऑर्गेनेलीज की भी फॉर्मेशन के बारे में बताता है, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है। अब हुआ क्या कि क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर जब इसी लार्ज एमीबॉइड प्रोकैरियोटिक सेल ने इंजेस्ट किया या इनटेक किया अपनी बॉडी में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बजाय वो स्टेबलाइज हो गया और वो एक ऑर्गेनेली फोटोसिंथेसिस करने वाली एक ऑर्गेनेली जिसको हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं उसके अंदर डेवलप हो गया। बिल्कुल इसी तरह एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस में लाइन मार्गिलिस ने फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी भी एवोल्यूशन के बारे में बताया कि जब स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो थे वो उस लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल ने इनटेक किया और उसको भी अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करने के बजाय स्टेबलाइज कर लिया, तो वो एक और ऑर्गेनेली में डेवलप हो गया जिसको हम फ्लैजेला का नाम देते हैं। तो इस तरह बहुत सी जो ऑर्गेनेलीज थी वो उसके अंदर चेंज होती हैं, लिहाजा जो एक पहले सेल प्रोकैरियोटिक नेचर का था वो इन तमाम चेंजेस के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो ये करेक्टर उसमें इवॉल्व होते चले गए, ये ऑर्गेनेलीज उसमें डेवलप होती चली गई एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोसिम्बायोंट, राइट, या सिम्बायोसिस के रिजल्ट में कि उन्होंने उनकी बॉडी के अंदर ही और अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, तो वो एक नए स्ट्रक्चर में डेवलप हो गए और सेल की जो नेचर थी वो प्रोकैरियोट से क्या हो गई, यूकैरियोट्स हो गई। क्योंकि आपने पार्ट 1 में जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ा है वहाँ ये भी था कि इसमें प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तमाम स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये वो था पहला हाइपोथेसिस जो ये सजेस्ट करता था कि किस तरह प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन हुई है। अगर हम डायग्राम को देखें तो आपकी बुक में यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे पहली डायग्राम ए में आपको नज़र आ रहा है एरोबिक बैक्टीरिया उसने इंजेस्ट किया, तो एरोबिक बैक्टीरिया इंजेस्ट करने के रिजल्ट में वो किस में डेवलप हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब उसने साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनको डेवलप करना शुरू किया तो उसके बाद वो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो गए। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के डेवलपमेंट के बाद लेटर ऑन वो एनिमल सेल की फॉर्मेशन हुई यानी यूकैरियोटिक सेल, और क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर की इनटेक से क्या हुआ कि ये प्लांट सेल की फॉर्मेशन हुई। दूसरी जो डायग्राम है जहाँ बुक में है उसमें भी सेम यही मैकेनिज्म बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक एमीबॉइड होस्ट था, उसने एरोबिक बैक्टीरिया को इनटेक किया, उसके रिजल्ट में उसने माइटोकॉन्ड्रिया किया।
फिर उसने स्पायरोकीट यानी स्पायरल शेप बैक्टीरिया को जब ईट किया तो उसके रिजल्टेंट में फ्लैजेला उसके अंदर डेवलप हो गए। लेटर ऑन साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स को जब इनटेक किया तो उसके रिजल्ट में उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसी ऑर्गेनेलीज डेवलप हो गई और यूं यूकैरियोट से प्रोकैरियोट बना अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस। सेकेंड जो हाइपोथेसिस है वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस में जो टर्म मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है इसका मतलब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन थी उसने अंदर की तरफ फोल्ड बनाना शुरू कर दिया और कुछ जेनेटिक मटेरियल जो था उसको कवर करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ योर कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या हुआ कि वही जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुई थी, इन्वेजिनेट हुई थी और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद था, वो एक ऑर्गेनेली में चेंज हो गया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट लाइक ऑर्गेनेली थी या न्यूक्लियस डेवलप हो गया। तो इस तरह से जो है ये सेकेंड हाइपोथेसिस हमें शो करता है कि जी सेकेंड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इस तरह प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बना। अब उसमें जो इन्वेजिनेशन में मेनली जो ऑर्गेनेलीज बनी इस तरह अंदर फोल्डिंग होने से वो थी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जिसमें फ्यू करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनेलीज जो उसकी एग्जांपल है वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट है। तो डायग्राम को अगर हम देखें तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पे एक ही सेल था, उसके अंदर डीएनए पड़ा है और उसके साथ साथ उसमें आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मौजूद है। अब उस आउटर जो मेम्ब्रेन है जब वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है तो अब अंदर की तरफ फोल्ड होके वो डिफरेंटली अपने आप को इन्वेजिनेट करेगी, ठीक है, अपने आप को फोल्ड करेगी और जेनेटिक मटेरियल को पैक करेगी। अब सबसे पहली डायग्राम में सबसे लास्ट वाली अगर आप इवेंट को देखें तो उसके अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन न्यूक्लियस की डेवलपमेंट हो गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेवलपमेंट हो गई है, उसके साथ राइबोसोम मौजूद है। जबकि बी डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट स्टेप में प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरे नंबर पे आपको उसका जो है वो जीनोम नज़र आ रहा है, थर्ड के ऊपर वो डिफरेंट पॉइंट से मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग शो कर रही है, कहीं पे वो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर बना देगी और फाइनली फोर्थ सेल में आपको फोर्थ नंबर पे नज़र आ रहा है कि फोर्थ नंबर पे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेजिनेशन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनती हैं दैट इंक्लूड न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन। ये था मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। ये दोनों हाइपोथेसिस ये बताते हैं कि इनिशियल जो सेल डेवलप हुआ था या जो पहले मौजूद था वो प्रीमिटिव जो है वो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट उसके बाद डेवलप हुआ। लिहाजा हम कहते हैं कि इन हाइपोथेसिस की बेस पे हम ये बात कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स की डेवलपमेंट जो है वो यूकैरियोट से पहले हुई। सो ओरिजिन जो है वो लाइफ का वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। बाद में जैसे ही ये चेंजिंग हुई तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बन गए और यूकैरियोटिक सेल के बाद नेक्स्ट आगे इवेंट क्या हुआ कि उसमें पहले वो यूनिसेलुलर थे, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन गए, जैसा कि आप प्रोटिस्ट में पढ़ते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। बाद में मज़ीद कम्प्लेक्सिटी होती गई कि वही जो यूनिसेलुलर थे उन्होंने अपने वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद मज़ीद कम्प्लेक्सिटी या एवोल्यूशन के रिजल्टेंट में क्या हुआ कि वही जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अपने आप को सेल को ऑर्गेनाइज़ किया, टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया, टिश्यू को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया और उसको ऑर्गन एंड फिर ऑर्गन सिस्टम और इस तरह बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स पढ़े हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अटेन करते गए और ऑर्गेनिज्म अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप हो गए। ये था एवोल्यूशन के रिजल्टेंट में होने वाला चेंज जिसने सेल की प्रोकैरियोटिक नेचर से यूकैरियोटिक नेचर वाले सेल्स डेवलप हुए एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे हमारा कवर होता है वो वाला पॉइंट जो हमारा कल लेफ्ट ओवर टॉपिक में था, एंडोसिम्बायोंट और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि डी लेमार्क ने पेश किया था। और इस लेक्चर का जिक्र हमारी जो नेक्स्ट अगली वीडियो है मैं उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक का जो है वो लेक्चर सेंड कर देती हूँ।